Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is bones pathology. Let's talk about bone pathology. लेकिन पहले हम बोन की फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं. बोन्स में 3 तरह के सेल्स होते हैं, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोसाइट. ओके, तो बोन्स के अंदर 3 तरह के सेल्स होते हैं. एक होते हैं आपके ओस्टियोब्लास्ट. ओके, बोन्स में ओस्टियोब्लास्ट होते हैं, बोन्स के अंदर ओस्टियोक्लास्ट होते हैं और ओस्टियोसाइट होती है. क्लियर. ये 3 तरह के सेल्स होते हैं, ओस्टियोक्लास्ट होते हैं. जो ओस्टियोब्लास्ट होते हैं इनको बोन फॉर्मिंग सेल कहते होते हैं, यानी जो बोन्स की जो फॉर्मेशन होती है वो ओस्टियोब्लास्ट के ज़िम्मे होती है. बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं और बोन्स को बनाने के लिए मुझे 2 चीज़ें चाहिए, एक बोन का मैट्रिक्स चाहिए और एक बोन का मिनरल चाहिए. जो बोन का मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, वो ऑर्गेनिक बोन मैट्रिक्स होता है. जो ऑर्गेनिक बोन मैट्रिक्स होता है इसको हम ओस्टियाइड कहते हैं. ठीक हो गया. और जो बोन का मिनरल होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है, जिसको कैल्शियम फॉस्फेट हाइड्रोक्सी एपिटाइट कहते हैं. क्लियर. जो ओस्टियोसाइट होते हैं ये मैच्योर बोन सेल्स होते हैं, मैच्योर बोन सेल्स होते हैं जिनका मेन फंक्शन है बोन्स की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना. जो ओस्टियोक्लास्ट होती है ये क्या करते हैं, बोन की रिजॉर्प्शन करा देते हैं, बोन की रिजॉर्प्शन करा देते होते हैं. बोन्स में जो मैट्रिक्स है और बोन में जो मिनरल है उसको तोड़ देते होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा. तो 3 तरह के सेल होते हैं, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोसाइट. जो ओस्टियोब्लास्ट होती है ये बोन्स को बनाते होते हैं, 2 चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं. नंबर 1 कोलाजन. कोलाजन क्या बनाता है, ओस्टियाइड बनाता है, ओस्टियाइड मैट्रिक्स बनाता होता है. ओके, और फिर दूसरा फंक्शन क्या होता है ओस्टियोब्लास्ट का, बोन की मिनरलाइजेशन करना. अब जो बोन की मिनरलाइजेशन होती है वो होती है हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल से. कौन से क्रिस्टल होती है, हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल. हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल ये क्या करते हैं, बोन की मिनरलाइजेशन करते हैं. अब इसका फार्मूला बहुत मुश्किल है. तो ओस्टियोब्लास्ट ने कोलेजन सिक्रेट किया, ओस्टियोब्लास्ट ने क्या किया, मिनरलाइजेशन किया है. जो मिनरलाइजेशन होती है वो एल्केलाइन इन्वायरमेंट में होती है. और एंजाइम कौन सा होता है, एल्केलाइन फॉस्फेटेज. याद करना, एल्केलाइन फॉस्फेटेज लीवर के अंदर भी होता है, प्लेसेंटा के अंदर भी होता है और तीसरा बोन्स के अंदर होता है. क्लियर. ठीक हो गया. तो ये बेसिक चीज़ें आपकी होती है. फिर इसके बाद जो ओस्टियोब्लास्ट होते हैं ये कहाँ से बनते हैं, जो बोन की आउटर कवरिंग होती है उसको पेरिओस्टियम कहते हैं. वहाँ पे मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स होते हैं, स्टेम सेल जो कुछ भी बना सकते हैं. ओके, ये रैपिडली प्रोलिफरेटिव सेल होते हैं. अगर आपने ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी देखनी है तो आपने ईएलपी के लेवल ज़रूर मेजर करने हैं. मतलब जितना ईएलपी का लेवल ज़्यादा होगा उतना ओस्टियोब्लास्ट ज़्यादा काम कर रहे हैं. ओके, क्लियर. इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स होती है लाइक ओस्टियोकैल्सिन और लास्ट में आपका टाइप 1 प्रोकोलाजन. ओके, अगर ये तीनों चीज़ें ज़्यादा हो रही है, प्रोकोलाजन, टाइप 1, ओस्टियोकैल्सिन और अल्कलाइन फॉस्फेटेज, इसका मतलब है ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा है, ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा है. और ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी कौन बढ़ाता है, पीटीएच बढ़ाता है, पीटीएच बढ़ाता है. अब आप मुझसे पूछ रहे होगे कि पीटीएच तो ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है, तो पीटीएच बोन की रिजॉर्प्शन कैसे करता है, इसका मैं आंसर देता हूँ अभी. तो जो पीटीएच होता है वो ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है. और पीटीएच कब प्रोड्यूस होता है, जब ब्लड में कैल्शियम लेवल कम होता है. तो ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हुआ, पीटीएच प्रोड्यूस हुआ, उसने क्या किया, ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ाया. अब ये जो ओस्टियोब्लास्ट होती है ये ओस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करेंगे. ठीक हो गया. कैसे, इसको पढ़ लेते हैं. जो ओस्टियोक्लास्ट होती है बोन को डिसॉल्व करने वाले सेल्स होते हैं, 2 चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटॉन्स और कोलाजिनेस. जो प्रोटॉन्स होते हैं ये जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं, और कोलाजन को तोड़ने वाला कोलाजिनेस. ठीक हो गया. जो ओस्टियोब्लास्ट था वो मेसेनकाइमल स्टेम सेल से आता था, और जो ओस्टियोब्लास्ट है वो मोनोन्यूक्लिएटेड है. मोनोन्यूक्लिएटेड मतलब एक न्यूक्लियस है, जबकि ओस्टियोक्लास्ट ये बोन के मैक्रोफेजेस होते हैं, वहाँ से राइज करते हैं मोनोसाइट से. एक बात रट्टा मार लेना, जो आपका कहने का मतलब है ये आपका ओस्टियोक्लास्ट होता है, ये आपका ओस्टियोब्लास्ट है. अब ओस्टियोब्लास्ट के ऊपर रिसेप्टर लगे हुए होते हैं. एक रिसेप्टर होता है रैंकल, एक रिसेप्टर कौन सा होता है, ओके, मैंने रिसेप्टर कौन सा है, रैंकल. ओके, ठीक हो गया. क्लियर. तो लेट मी एक्सप्लेन यू. तो 2 सेल आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट. जो ओस्टियोक्लास्ट है उनके जो प्रीकर्सर्स होते हैं उनके ऊपर रिसेप्टर लगा होता है रैंक. क्या, कौन सा रिसेप्टर लगा होता है, रैंक.
और रैंक का जो लाइगेंट होता है, जो एगोनिस्ट होता है, वो रैंकल होता है। तो एक बात रट्टा मार लिया है, जो सपोज़ आपका कैल्शियम लेवल ब्लड में कम हुआ, उसकी वजह से पीटीएच आएगा। जो पीटीएच आएगा वो क्या करेगा, ओस्टियोब्लास्ट के ऊपर रिसेप्टर लगे होते हैं, वहाँ पे जाके बाइंड करेगा। जब रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा तो ये रैंकल लाइगेंड को, रैंकल क्या है, लाइगेंड है, ओके, एगोनिस्ट मॉलिक्यूल है, उसकी एक्सप्रेशन को बढ़ाता है। रैंकल आगे रैंक रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है और ये ओस्टियोक्लास्ट की डिफरेंशिएशन करा देता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा एक और प्रोटीन होती है ओस्टियोप्रोटैग्रीन। जो ओस्टियोप्रोटैग्रीन होती है रैंकल की एक्सप्रेशन को कम कर देती है, ये इसको इनहिबिट कर देती है। इसका मतलब है कि जो हमारा ईस्ट्रोजन है वो बोन की रिजॉर्प्शन को कम करता है। ईस्ट्रोजन क्या करता है, ईस्ट्रोजन ओस्टियोप्रोटैग्रीन को स्टिमुलेट करता है। ईस्ट्रोजन ओस्टियोप्रोटैग्रीन को स्टिमुलेट करता है। जब ओस्टियोप्रोटैग्रीन को स्टिमुलेट करेगा तो वो रैंकल को कम करेंगे। यानी जो ईस्ट्रोजन होता है वो क्या करेगा, ईस्ट्रोजन ओस्टियोप्रोटैग्रीन के लेवल को बढ़ा देगा। ओस्टियोप्रोटैग्रीन क्या करते हैं, ओस्टियोब्लास्ट पर रैंकल को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से बोन की रिजॉर्प्शन कम हो जाती है। डैट इज़ वाई जो ईस्ट्रोजन होता है ये बोन की रिजॉर्प्शन को इनहिबिट कर देता है। और अगर ईस्ट्रोजन कम हो जाएगा पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में तो बोन की रिजॉर्प्शन बढ़ जाती है। जब बोन की रिजॉर्प्शन बढ़ जाएगी, मैट्रिक्स टूट जाएगा, तो फिर ओस्टियोपोरोसिस हो जाती है। डैट इज़ वाई आपने पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में एचआरटी देने हैं जिसमें ईस्ट्रोजन होते हैं। सेम इज़ द केस फॉर कॉर्टिसोल। जो कॉर्टिसोल होता है वो कैसे काम करता है, जो कॉर्टिसोल या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन ये ओस्टियोब्लास्ट पे काम करता है और रैंकल के एक्सप्रेशन को बढ़ा देता है। रैंकल क्या करेगा, बोन की रिजॉर्प्शन को बढ़ा देगा। दैट इज़ वाई कुशिंग डिजीज़ के अंदर या कुशिंग सिंड्रोम के अंदर आपको ओस्टियोपोरोसिस देखने को मिलती होती है। तो ओस्टियोपोरोसिस के दो काज आपको मैंने बता दिया है, एक तो ईस्ट्रोजन की कमी होना पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में, और दूसरा कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा होना, उस केस की वजह से ओस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होता है। तो ये बेसिक मैकेनिज़्म मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद जो पैराथायरॉयड हार्मोन होते हैं वो क्या करते होते हैं, जो पैराथायरॉयड हार्मोन है इनके दो एक्शन होते हैं। लो कंसंट्रेशन पे क्या करेंगे, एनाबोलिक इफेक्ट करवाएंगे, यानी ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट पे काम करेंगे और ये बोन्स को बिल्ड करना शुरू कर देंगे अगर कंसंट्रेशन लो है। लेकिन अगर कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है या हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शियरी है, तो वो बोन्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। जब वो बोन्स को डैमेज करना शुरू हो जाएंगे तो बोन के अंदर क्या होगी, ब्राउन सिस्टिक स्पेसिस क्रिएट हो जाएगी जिसके अंदर ब्लड भरा हुआ होगा। ब्राउन सिस्टिक स्पेसिस क्रिएट हो जाएगी जो कि हैमरेज से फिल होती है। इस ब्राउन सिस्टिक स्पेसिस को बोलते हैं ओस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, और ये हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में देखने को मिलती है। इसके बाद है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन क्या करती है, ईस्ट्रोजन ओस्टियोब्लास्ट की अपोप्टोसिस को इनहिबिट करती है और जो ओस्टियोक्लास्ट है उसकी एपोप्टोसिस को बढ़ा देती है। एपोप्टोसिस का क्या मतलब होता है, सेल डेथ। तो जो ईस्ट्रोजन होती है वो क्या कर रही है, ओस्टियोब्लास्ट के लेवल को बढ़ा रही है और ओस्टियोक्लास्ट के लेवल को कम कर रही है। ओके, तो ये बेसिक मैकेनिज्म आपने रट्टा मार लेना है। और जो ईस्ट्रोजन होती है एक और काम भी करती है, ये एपीफिजियल प्लेट को क्लोज करा देती होती है। यानी मेल्स में टेस्टोस्टेरोन होता है और फीमेल में ईस्ट्रोजन होता है। ये क्या करवा देता होता है, एपीफिजियल प्लेट को क्लोज करवा देता है, आपकी ग्रोथ प्लेट को क्लोज करवा देगा, आपकी हाइट रुक जाएगी। ओके, अगर ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में तो बोन की रिजॉर्प्शन बढ़ती है और ओस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बोन्स की हमने बेसिक की आपको बता दी है। क्लियर। अब जो बोन्स की फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है, जो बोन्स की फॉर्मेशन होती है दो मैकेनिज्म से होती है। एक होती है एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन, दूसरा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन। ओके, ओसिफिकेशन का क्या मतलब है, बोन की फॉर्मेशन है। ओके, बोन की फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, ओसिफिकेशन वगैरह कहते होते हैं। तो दो तरीके से बोन बनती है। अगर बोन पहले कार्टिलेज के मॉडल से बने, यानी इनिशियली अगर आपका पहले कार्टिलेज का मैट्रिक्स बने, पहले कार्टिलेज का मैट्रिक्स बने और फिर कार्टिलेज के मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाए बोन के अंदर, इसको बोलते हैं एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन। लेकिन अगर पहले कोई मेम्ब्रेनस कोई बने तो उसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन। तो एंडोकॉन्ड्रल के अंदर क्या होगा, कार्टिलेज मैट्रिक्स बनेगा, वो बोन में रिप्लेस हो जाएगा। और ये बेसिक मैकेनिज्म होता है लॉन्ग बोन्स का। जो लॉन्ग बोन्स की फॉर्मेशन होती है या ओसिफिकेशन होती है वो एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन से होती है। जो मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन है उसमें कोई कार्टिलेज मैट्रिक्स नहीं बनता, सीधा पहले मेम्ब्रेन बनती है फिर वो कन्वर्ट हो जाती है बोन के अंदर। और ये जो बेसिक मैकेनिज़्म होता है ये आपकी फ्लैट बोन्स का होता है। जो फ्लैट बोन्स होती है लाइक आपका स्कल है,
रिब केज है वो ऐसे बनता होता है मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन से, जबकि लॉन्ग बोन्स होती है लिम्स की, टिबिया, फिबुला, ह्यूमरस, ये एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन से बनती है। इसका मतलब क्या है, अगर आपका एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन रुक जाए, अगर आपकी एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन ना हो पाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी लॉन्ग बोन्स होती है उनकी लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ओके, जिसकी वजह से उस बंदे का कद भी छोटा हो जाएगा, हाइट भी छोटी हो जाती है, क्योंकि फीमेल छोटी है, लोअर लिम्स की बोन छोटी है। दिस इज़ कॉल्ड एकोंड्रोप्लेजिया। तो एकोंड्रोप्लेजिया में किस चीज़ का डिफेक्ट होता है, ओके, आपको एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन का डिफेक्ट आपको देखने को मिलता होता है। और एकोंड्रोप्लेजिया में सिर्फ लिम्स की बोन छोटी होती है, सिर्फ लिम्स छोटा होता है, दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड लिम्ब डवार्फिज्म। तो एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन में जो एक्सियल स्केलेटन की बोन्स हैं, ओके, लाइक एक्सियल स्केलेटन में आपका वर्टिब्रा आ जाता है, अपेंडिकुलर में आपकी लॉन्ग बोन्स आ जाती है, और जो बेस ऑफ स्कल है वो एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन से बनता है। यानी पहले कार्टिलेज का मॉडल बनेगा, कौन बनाता है, कॉन्ड्रोसाइट बनाते होते हैं। कौन बनाता होता है, कॉन्ड्रोसाइट करते होते हैं। ठीक हो गया, ओके। और जो कॉन्ड्रोसाइट होते हैं फिर इसको रिप्लेस कर देंगे ओस्टियोब्लास्ट, फिर ओस्टियोक्लास्ट आते हैं, वो कार्टिलेज को रिप्लेस कर देते हैं वोवन बोन से। ओके, फिर इसकी रीमॉडलिंग करके लैमेलर बोन बना देते हैं, लैमेलर बोन बना देते होते हैं। ठीक हो गया, क्लियर। अडल्ट में जो वूवन बोन होती है, वूवन बोन को क्या बोलते होते हैं, हम इसको स्पॉन्जी बोन कहते होते हैं। क्लियर। जो वूवन बोन होती है ये फ्रैक्चर या पेजर डिजीज़ में देखने को मिलती है। ठीक हो गया। पहले इमेच्योर बोन होती है जिसको वूवन बोन कहते हैं, जिसमें धागे शागे लगे होते हैं। फिर फाइनल मैच्योर बोन बनती है जिसको लैमेलर बोन कहते हैं। यानी जो वूवन बोन है ये इमेच्योर बोन है, और जो लैमेलर बोन है ये आपकी मैच्योर बोन होती है जिसमें लैमेलर देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आपकी बोन्स मैच्योर नहीं हो पा रही तो वो आपको पेजर डिजीज़ में देखने को मिलता है। क्लियर, ठीक हो गया। और एकोंड्रोप्लेजिया के अंदर एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन नहीं हो पाती। क्लियर। जो मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन होती है ये कैल्वेरियम यानी जो स्कल वॉल्ट होता है, ओके, और फेशियल बोन और क्लैविकल्स को बनाती होती है। इसमें जो वोवन बोन है, इमेच्योर बोन है, वो बगैर कार्टिलेज के बनती है। फिर उसकी रीमॉडलिंग होगी तो क्या बन जाएगी, लैमेलर बोन बन जाती होती है। क्लियर, ठीक हो गया। तो जो एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन होती है ये किस में आपको देखने को मिलती है, एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन आपको लॉन्ग बोन्स में देखने को मिलती है। ओके, ठीक हो गया, क्लियर। तो ये आपने बेसिक कॉन्सेप्ट रट्टा मार लेना होता है। ओके, तो यहाँ पे दो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। वोवन बोन कौन सी है, वोवन बोन का मतलब है यहाँ पर जो कोलाजन है उसकी अरेंजमेंट हैफेज़र्ड होगी। ओके, हैफेज़र्ड अरेंजमेंट होगी कोलाजन की। अगर कोलाजन हैफेज़र्ड अरेंज होगा तो ऐसी बोन क्या होती है, वीक होती है और फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो मैच्योर बोन्स होती है वो लैमेलर बोन कहते हैं। इसमें जो कोलाजन के जो फाइबर होते हैं ये आपके अरेंज हुए पड़े होते हैं। जब कोलाजन के फाइबर अरेंज हो गए तो ऐसी बोन क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। क्लियर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपने रट्टा मार लेना है। तो ऑलमोस्ट हम आगे चलते होते हैं। ओके, तो बोन्स के बारे में यह था। अब हम स्टार्ट करते हैं बोन्स के डिजीज़ को। सबसे पहला है एकोंड्रोप्लेजिया, जिसको हम शॉर्ट लिम्ब डवार्फिज्म भी कहते हैं। ओके, क्यों, इसमें सिर्फ आपकी जो लॉन्ग बोन्स होती है जो लिम्ब को बनाती है, अपर लिम्ब को, लोअर लिम्ब को, वो सही से डेवलप नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हाइट छोटी रह जाती है। तो इसमें मसला कहाँ पे होगा, एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन में होगा। इसमें मसला कहाँ पे होगा, एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन में देखने को मिलेगा। ओके, एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन में देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से लिम्ब्स छोटे होते हैं लेकिन मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन अफेक्टेड नहीं होती। मतलब इन इंडिविजुअल का जो हेड होता है वो लिम्स की निस्बत बड़ा होता है। क्लियर, ठीक हो गया। अब इसका मेन मसला क्या होता है, जो एकोंड्रोप्लेजिया होता है, जो होता क्यों है कि एकोंड्रोप्लेजिया में एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन नहीं हो पाती। जब एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन नहीं होगी तो जो कार्टिलेज की जो प्लेट है, ओके, वो नहीं बन पाएगी। जब कार्टिलेज की प्लेट नहीं बन पाएगी तो बोन भी नहीं बन पाएगी। अब कार्टिलेज की प्लेट क्यों नहीं बन पा रही, क्योंकि उसको एक चीज़ इनहिबिट कर रही है, वह है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर R3 रिसेप्टर 3। जो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3 होता है ये क्या करता है, ये कार्टिलेज की प्लेट की फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। यानी ये करता क्या है, ये कार्टिलेज की जो प्लेट है इसकी फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। लेकिन अगर फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 3 में गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए, ये एक्टिव हो जाए, तो उसकी वजह से कार्टिलेजिनस प्लेट नहीं बन पाएगी। दिस इज कॉल्ड एकोंड्रोप्लेजिया। क्लियर।
तो अगर FGFR3 रिसेप्टर हमेशा के लिए एक्टिवेट हो जाए तो ये कॉन्ट्रोसाइट की प्रोलिफरेशन को रोक देगा। ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है विद फुल पेनिट्रेंस। फुल पेनिट्रेंस का मतलब क्या होता है? फुल पेनिट्रेंस का मतलब है कि अगर जीन में मसला है ये 100% अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक हो गया। फुल पेनिट्रेंस का मतलब होता है कि डिजीज़ अपने आप को मैनिफेस्ट करेगा। फिनोटाइप भी अब नॉर्मल होगा, जीनोटाइप भी अब नॉर्मल होगा। होमोजाइगोसिटी लीथल होती है। ये इंक्रीज पैटर्नल एज इससे एसोसिएटेड होता है। क्लियर। एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ शॉर्ट लिम्ब डवार्फिज्म। लेकिन इसके अंदर मेंटल फंक्शन, लाइफ स्पैन, फर्टिलिटी ये सब चीज़ें नॉर्मल होती है। क्लियर। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस में आपका जो बोन का मैस होता है ओके वो कम होना शुरू हो जाता है। अब बोन दो तरह की होती है, एक होती है स्पॉन्जी बोन, एक है कॉर्टेक्स बोन। कॉर्टेक्स वाली जो आउटर बोन होती है जो हार्ड होती है, जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है। स्पॉन्जी बोन जिसके अंदर मैरो होता है। ठीक हो गया। जिसको ट्राइबिकुलर बोन भी कहते हैं। होगा क्या ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर? क्या होगा? जो बोन का मैस होगा, जो बोन का मैस होता है या बोन का जो मैट्रिक्स है ओके या बोन की जो डेंसिटी है, बोन मिनरल डेंसिटी, ये सारी कम हो जाती है। ये सारी कम हो जाती है। ठीक हो गया। जब बोन का मैस या डेंसिटी कम हो जाती है, मैट्रिक्स कम हो जाता है, तो बोन्स में सुराख भरे पड़े होते हैं। यानी ऐसी बोन जिसका बोन मैस कम है, डेंसिटी कम है, मैट्रिक्स कम है, ऐसी बोन को बोलते हैं पोरस बोन। और जो पोरस बोन होती है उसमें फ्रैक्चर होने के चांसेस आपको ज़्यादा देखने को मिलते होते हैं। क्लियर। ठीक हो गया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अब रट्टा मार लेना, ऑस्टियोपोरोसिस में आपका मिनरलाइजेशन नॉर्मल होती है। मतलब जब आप लैब्स कराते हो, कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल्स कराते हो, वो आपको बिल्कुल नॉर्मल मिलते होते हैं। इसका मतलब है कि जो बोन्स का जो मिनरल है उसमें मसला नहीं है, बोन के मैट्रिक्स में मसला होता है। ठीक हो गया। अब होता क्यों है? ये होता इस वजह से है कि जो आपका बोन रिजॉर्प्शन है वो बोन फॉर्मेशन से बढ़ जाती है। अगर बोन रिजॉर्प्शन बढ़ जाती है, याद करना जो ओस्टियोक्लास्ट होती है वो आपके मैट्रिक्स को भी तोड़ते हैं और मिनरल को भी तोड़ते हैं। जब मैट्रिक्स को तोड़ेंगे तो क्या होगा? बोन्स पोरस हो जाएगी, सुराख बन जाएगी। जब मिनरल को तोड़ेगी तो उसकी वजह से मिनरल आपके ब्लड में चले जाएगी, हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। क्लियर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होगा? बोन की रिजॉर्प्शन बढ़ जाती होती है। बोन की रिजॉर्प्शन बढ़ जाती होती है। यानी ऑस्टियोक्लास्ट का नंबर और एक्टिविटी बढ़ जाती है। अब ये क्यों बढ़ जाती है? नंबर 1 डिक्रीज ईस्ट्रोजन लेवल है। जो ईस्ट्रोजन था वो क्या करता था? ईस्ट्रोजन ऑस्टियोब्लास्ट की एपोप्टोसिस को इनहिबिट करता था। ऑस्टियोक्लास्ट की एपोप्टोसिस को बढ़ाता था ईस्ट्रोजन। लेट मी राइट यू। जो ईस्ट्रोजन होता था वो करता क्या था? वो ऑस्टियोब्लास्ट के नंबर को बढ़ाता था, इनकी एपोप्टोसिस को इनहिबिट करता था। और ऑस्टियोक्लास्ट की एपोप्टोसिस को बढ़ाता था, इनके नंबर को कम करता था। लेकिन जब ईस्ट्रोजन कम होगा तो आपको ये देखने को मिलेगा ऑस्टियोपोरोसिस। नंबर 2 इज़ द ओल्ड एज। ओल्ड एज सिनाल रिलेटेड है। ओके। ओल्ड एज का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि हमारा जो एक बोन का मैस होता है वो क्रिएट हो जाता है 30 साल की उम्र तक। ओके। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा पीक बोन मैस होता है कि कितना हमने बोन का मैस अचीव करना है, वो अचीव हो जाता है बाय 30 ईयर। ओके। 30 साल की उम्र तक आपका मैक्सिमम बोन का मैस अचीव हो चुका होता है। क्लियर। और उसके बाद 30 साल के बाद ओके ईच ईयर 30 साल के बाद अब हर साल आपका 1% आपका बोन मैस कम होना शुरू हो जाएगा। ओके। 30 साल के बाद अब हर एक साल गुजारते जाए तो आपका बोन मैस कम होता रहेगा। क्लियर। अब ये जो बोन मैस होता है ये ज़्यादा जल्दी लॉस हो जाता है। नॉर्मली एक साल में सिर्फ 1% तक होना है। क्लियर। लेकिन ये बोन का मैस बहुत जल्दी लॉस होना शुरू हो जाएगा। कैसे? कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज नहीं करते, मतलब एक्सरसाइज नहीं करोगे, बोन पे स्ट्रेस नहीं आएगा, बोन्स की ग्रोथ रुक जाती है और बोन का मैस कम होना शुरू हो जाता है। अब वेट बेयरिंग एक्सरसाइज नहीं कर रहे, इसका मतलब है आप इमोबाइल हो, कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, बिस्तर पे पड़ गया कोई बंदा, या फिर स्पेस ट्रैवल है। जो स्पेस ट्रैवल होते हैं वहाँ पे ग्रेविटी तो होती नहीं है, तो उनका ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क तो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। नंबर 2, अगर आप डाइट सही नहीं ले रहे, जब आप डाइट सही नहीं ले रहे आपका बोन मैस बनेगा नहीं और ज़्यादा लॉस होना शुरू हो जाएगा। नंबर 3, मीनोपॉज वाली फीमेल में ईस्ट्रोजन नहीं होता और बोन का मैस बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हो जाता है। क्लियर। तो अब बोन का मैस कब कम होगा? जब ईस्ट्रोजन कम होती है, और ईस्ट्रोजन कब कम होती है? पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल में। ठीक हो गया। तो पहला तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट रट्टा मार लेना है। क्लियर। तो
अगर ईस्ट्रोजन का लेवल कम है तो उसकी वजह से क्या होगा, बोन का मैस कम होना शुरू हो जाएगा, बोन की रिजॉर्प्शन बढ़ जाती होती है। क्लियर? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपने रट्टा मार लेना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके, और क्या कॉजेज़ हो जाते हैं। ओके, तो आपको मैंने पैथोफिजियोलॉजी एक्सप्लेन कर दी ऑस्टियोपोरोसिस की, कि या तो आपका पीक बोन मैस ये अचीव नहीं हो पाएगा या फिर आपके बोन लॉस आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी है। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आप सिगरेट स्मोकिंग करते हो या अल्कोहल पीते हो, उसकी वजह से भी बोन का मैस बहुत जल्दी गिरना शुरू हो जाएगा। ओके, ठीक हो गया। तो ये कॉजेज़ आपको मैंने बता दिए हैं। दीज आर द प्राइमरी कॉजेज़, दीज आर द प्राइमरी कॉजेज़। इसके अलावा कुछ सेकेंडरी कॉजेज़ भी होते हैं। अब सेकेंडरी कॉजेज़ में कुछ ड्रग्स होती है जो क्या करती है, बोन रिजॉर्प्शन को बढ़ा देती है। वो कौन सी ड्रग होती है जो बोन रिजॉर्प्शन को बढ़ा देती है? सबसे पहला है स्टीरॉइड। कुशिंग सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, कोर्टिसोल का लेवल ज़्यादा होता है, बोन की रिजॉर्प्शन को बढ़ा देता है। नंबर 2, कोई पेशेंट अल्कोहलिज्म है, अल्कोहलिक है, वो भी बोन की रिजॉर्प्शन को बढ़ा देती है। नंबर 3 आपका आ जाएगा एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स। एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स जो एंटी सीजर ड्रग होती है, ये भी बोन की रिजॉर्प्शन को बढ़ा देती होती है। चौथा आ जाएगा आपका एंटी कोआगुलेंट। एंटी कोआगुलेंट जो एंटी कोआगुलेंट होती है, ये भी बोन की रिजॉर्प्शन को बढ़ा देती है। और इसके बाद है थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी जो थायरोक्सिन होता है और कॉर्टिसोल होता है, दोनों बोन की रिजॉर्प्शन को बढ़ा देता होता है। या फिर पीटीएच का लेवल ज़्यादा है। पीटीएच का लेवल कब ज़्यादा होता है, जब हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, यानी कुछ एंडोक्राइन डिजीज़ को भी आपने रूल आउट करना होता है। क्लियर? ठीक हो गया। तो हम इसके काजेज़ को यहाँ पर डिस्क्राइब कर देते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के। जो ऑस्टियोपोरोसिस के काजेज़ होते हैं, ओके, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला क्या होता है, मोस्ट कॉमन क्या होता है, मोस्ट कॉमन कुछ प्राइमरी काजेज़ है, कुछ सेकेंडरी काजेज़ है। प्राइमरी काजेज़ में सिनाइल है, एज रिलेटेड है, या पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल है। जो सेकेंडरी काजेज़ होते हैं उसके अंदर आपने सिस्टम वाइज बनाना है। सबसे पहला पढ़ते हैं एंडोक्राइन। एंडोक्राइन के अंदर कौन से डिजीज़ होते हैं जो बोन की रिजॉर्प्शन को बढ़ा देते होते हैं। क्लियर? सबसे पहला आपको मैंने बताया कुशिंग सिंड्रोम। ओके, क्योंकि कॉर्टिसोल का लेवल क्या करता है, कॉर्टिसोल क्या करता है, बोन की रिजॉर्प्शन को बढ़ा देता है। नंबर 2 हाइपर थायरॉयडिज्म। ओके, हाइपर थायरॉयडिज्म, क्योंकि थायरॉयड हार्मोन भी बोन की रिजॉर्प्शन को बढ़ा देता है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, पीटीएच का लेवल, ये भी बोन की रिजॉर्प्शन को बढ़ा देता है। क्लियर? ठीक हो गया। इसके अलावा ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी, जिसको हम हाइपोगोनेडिज्म कहते हैं, ये क्या करता है, बोन की रिजॉर्प्शन को बढ़ा देता है। क्लियर? तो ये काजेज़ आ जाते हैं एंडोक्राइन के अंदर। अब जीआईटी में क्या काजेज़ होते हैं, जीआईटी में याद करना, जीआईटी ने क्या करनी है, न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन करनी है। जब न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी तो बोन का मैस कम हो जाएगा। तो अगर पेशेंट को कोई भी मेल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम है, कोई सिलिक डिजीज़ है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, उस केस में आपको ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलती होती है। दूसरा क्या होगा, क्रॉनिक लीवर डिजीज़, सीएलडी, इस केस में भी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि लीवर प्लाज्मा प्रोटीन को बनाता होता है। इसके बाद तीसरा हम पढ़ लेते हैं कुछ ड्रग्स, कौन सी ड्रग ऑस्टियोपोरोसिस करवाती होती है। क्लियर? सबसे नंबर पर आ गया आपका आएगा स्टीरॉइड्स। इसके अलावा जीएनआरएच एनालॉग्स, ओके, जो कि ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को कम कर देती है। इसके अलावा एरोमेटेज इनहिबिटर, ये भी ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। क्लियर? इसके अलावा एंटी कन्वल्सेंट, एंटी कोगुलेंट, ओके, 4 ए आपने रट्टा मारने हैं। ओके, 4 ए कौन कौन से हैं, मैं पहले लिख लूँ फिर आपको बताता हूँ। 4 ए कौन कौन से हैं, ओके, एंटी कन्वल्सेंट आ जाएगा, एंटी कोगुलेंट आ जाएगा और अल्कोहल आ जाएगा। इन 4 ए को आपने मिस नहीं करना। एरोमेटेज, एंटी कोगुलेंट, एंटी कोगुलेंट, एंटी कन्वल्सेंट और अल्कोहल, ये जो 4 ए होते हैं ये बढ़ा देते हैं ऑस्टियोपोरोसिस को। इसके अलावा आपका थायरोक्सिन है, ये भी ड्रग के तौर पर इस्तेमाल होती है। या फिर थायाजोलिडाइनिडायोन्स है, थायाजोलिडाइनिडायोन है, ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है, ओके, ये आपकी कहने का मतलब है ये डायबिटीज़ मेलाइटस में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा कुछ मिसलिनियस काजेज़ होते हैं जो किसी भी कैटेगरी में फ़िट नहीं होते। ओके, बस आपने बोन की रिजॉर्प्शन को बढ़ाना है। मिसलिनियस काजेज़ में क्या होगा, अगर प्लाज्मा सेल का ट्यूमर है, बोन्स के अंदर है, बोन्स को डैमेज करना शुरू कर देगा, लाइसिस करवा देगा, जिसको बोलते हैं मल्टीपल माइलोमा। क्लियर? इसके अलावा अगर आप इमोबिलाइज हो, इसकी वजह से बोन की रिजॉर्प्शन बढ़ जाती है। एनोरेक्सिया नर्वोसा, आप खाते नहीं हो बाहर से, या फिर स्पेस ट्रैवल है, स्पेस ट्रैवल में फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होती है। क्लियर?
तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ऑस्टियोपोरोसिस के सारे काजेज़। लेट मी रिवाइज। तो हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से, मल्टीपल माइलोमा की वजह से, मैल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम की वजह से और एनोरेक्सिया की वजह से देखने को मिलता है। अब इसको डायग्नोस करने के लिए क्या करना होता है आपने, ओके। अब इसको डायग्नोस करने के लिए, डायग्नोस पे जाने से पहले अब पेशेंट जिसको ऑस्टियोपोरोसिस है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, क्लिनिकल फीचर क्या होती है। जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है 90% केसेस में एसिम्प्टोमेटिक होता है, पेशेंट को पता ही नहीं होता कि किसको कोई ऑस्टियोपोरोसिस है। तो जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन कैसे प्रेजेंट करता है। ऑस्टियोपोरोसिस प्रेजेंट करता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के साथ। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का मतलब है कि छोटी मोटी चोट लगी है लेकिन बोन फ्रैक्चर हो गया है। अब पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर में क्या होगा, वर्टिब्रा का कंप्रेशन फ्रैक्चर होगा। नंबर 1 वर्टिब्रा का कंप्रेशन फ्रैक्चर होगा जिसमें पेशेंट को बैक पेन होती है, हाइट लॉस हो जाती है, काइफोसिस देखने को मिलती है। काइफोसिस का मतलब है इंक्रीज बैकवर्ड पोस्चर है। इसके अलावा पेशेंट को फीमोरल नेक का फ्रैक्चर होता है, फीमोरल नेक का फ्रैक्चर होता है और कोलीज फ्रैक्चर होता है जिसको डिनर फॉक डिफॉर्मिटी वगैरह कहते होते हैं। क्लियर। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो ये वर्टिब्रा का क्या हो जाएगा, कंप्रेशन फ्रैक्चर है कि जो सेंट्रल एक्सपांशन हो गया डिस्क की और वर्टिब्रा का कंप्रेशन फ्रैक्चर हो गया है। क्लियर। तो ये चीज़ें देखने को मिलती होती है। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, वो है डेक्सा स्कैन जिसको बोलते हैं डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमीट्री। इसके अंदर आप बोन मिनरल डेंसिटी के लेवल्स कराते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी के लेवल्स कराते होते हैं। अब जो बोन मिनरल डेंसिटी होती है, क्लियर, डेक्सा स्कैन से देखते होते हैं। कहाँ पर, किन हड्डियों का देखते हो, लंबर स्पाइन का देखते हो, हिप्स का देखते हो, फीमोरल नेक का देखते हो, क्योंकि यही बोन फ्रैक्चर होती है। जब आपने बोन मिनरल डेंसिटी के लेवल्स कराए, अगर वो 2.5 से कम हो गया एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल तो उसका मतलब है ऑस्टियोपोरोसिस है। अगर ये 1.5 से कम होती है तो ऑस्टियोपिनिया है। ठीक हो गया। तो ऑस्टियोपिनिया और ऑस्टियोपोरोसिस, इनमें क्या फ़र्क होता है। ऑस्टियोपिनिया में क्या होता है, बोन का मैट्रिक्स कम होता है। ऑस्टियोपिनिया में क्या होता है, सिर्फ बोन का मैट्रिक्स आपको कम देखने को मिलता है। अगर बोन का मैट्रिक्स कम हो तो उसको बोलते हैं हम ऑस्टियोपिनिया। और इसके अंदर जो टी स्कोर होता है बोन मिनरल डेंसिटी वाला, वो 1.5 से कम होता है माइनस। जो ऑस्टियोपोरोसिस होती है उसमें क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस में और ऑस्टियोपिनिया में जो फ़र्क है वो सिर्फ फ्रैक्चर का है। ठीक है। यानी ऑस्टियोपोरोसिस में क्या हो, बोन का मैट्रिक्स कम हो जाए, और जब बोन का मैट्रिक्स कम हो उसकी वजह से पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होना शुरू हो जाए तो हम इसको क्या लेबल करते हैं, हम इसको ऑस्टियोपोरोसिस लेबल करते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर जो टी स्कोर होता है बोन मिनरल डेंसिटी वाला, वो -2.5 से कम होता है। ठीक हो गया। तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। तो पेशेंट को पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होते हैं, लाइक मिनिमल ट्रॉमा से फ्रैक्चर हो जाते हैं हिप्स पे, वर्टिब्रा पे। और डेक्सा स्कैन आपने हर उस फीमेल में कराना है जिसकी एज 65 से ऊपर है। ठीक हो गया। तो पेशेंट को बोन पेन होता है, फ्रैक्चर देखने को मिलते हैं वर्टिब्रा के। वर्टिब्रा का फ्रैक्चर होगा तो हाइट लॉस हो जाती है, काइफोसिस होता है, हिप्स का फ्रैक्चर होता है, फीमोरल नेक का फ्रैक्चर होता है, डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर होता है। ठीक हो गया। अब इसकी मैनेजमेंट क्या होती है, अब इसकी प्रिवेंशन क्या है। प्रिवेंशन ये है कि आप वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करो। नंबर 2, डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी ज़्यादा देते रहो ताकि बोन की मिनरलाइजेशन अच्छे से अच्छी हो, बोन का मैट्रिक्स ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ट्रीटमेंट क्या होता है, अब इसका ट्रीटमेंट में ड्रग कौन कौन सी इस्तेमाल होती है। सबसे पहले एक्सरसाइज, विटामिन डी और कैल्शियम दिया। ये क्या करेगी, ये बोन के लॉस को लिमिट कर देगी, बोन के लॉस को लिमिट करेगी। इसके अलावा हम ड्रग इस्तेमाल करेंगे बिसफॉस्फोनेट। बिसफॉस्फोनेट करते क्या है, ये एपोप्टोसिस कराती है ऑस्टियोक्लास्ट की एपोप्टोसिस करा देती है। इसके अलावा टेरीपैराटाइड क्या है, ये पीटीएच एनालॉग होता है, सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। जो करते क्या है, ओके, ये ईस्ट्रोजन के एगोनिस्ट होते हैं। कहाँ पर, ईस्ट्रोजन के एगोनिस्ट होते हैं बोन के ऊपर, लेकिन ईस्ट्रोजन के एंटागोनिस्ट होते हैं दो और टिश्यू के अंदर। यानी सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर किसी टिश्यू पर एगोनिस्ट का काम करेंगे, किसी और टिश्यू पर एंटागोनिस्ट का काम करेंगे। ये एंटागोनिस्ट हो गए ब्रेस्ट पर और एंडोमेट्रियम पर, और ये एगोनिस्ट होते हैं बोन पर। इसके अलावा आप रैंकल रिसेप्टर को उड़ा दोगे एंटीबॉडी से, दिस इज कॉल्ड डिनोसिमाब। डिनोसिमाब क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है अगेंस्ट द रैंकल। लेकिन रट्टा मार लेना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, और पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में आपने HRT भी इस्तेमाल करना होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस का। अब हम इसकी फार्माकोलॉजी को भी डिस्कस कर ही लेते हैं साथ में, ओके। तो फार्माकोलॉजी को, ताकि हमारे टॉपिक साथ साथ होते रहे।
तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी मैनेजमेंट को। ऑस्टियोपोरोसिस में कौन कौन सी मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, कहाँ चला गया ऑस्टियोपोरोसिस वाला फार्माकोलॉजी, ये फार्माकोलॉजी आ गई है। ओके, सबसे पहले आती है बिसफास्फोनेट। जो बिसफास्फोनेट होती है ये करती क्या है, ये आपके हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल इस पे जाके बाइंड करती है, यानी ये पायरोफॉस्फेट एनालॉग है। पायरोफॉस्फेट आपको चाहिए होता है मिनरलाइजेशन के लिए, तो ये बोन्स में कहाँ जाके बाइंड करती है, हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल पे जाके बाइंड करती है और ये ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इनहिबिट करती है, इनकी एपोप्टोसिस को बढ़ा देती है, एपोप्टोसिस को बढ़ा देती होती है। ओके क्लियर, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो अभी इनमें ड्रग्स में कौन कौन सी आती है, एलेंड्रोनेट, आइबेंड्रोनेट, रिजिड्रोनेट, जोलिड्रोनेट। तो जो बिसफास्फोनेट होती है क्लियर, हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल पे बाइंड करती है, बोन की रिजॉर्प्शन को कम कर देती होती है। क्लियर, अब आपने ना एक बात याद रख लेनी है, जो ओस्टियोक्लास्ट होती है जो बिसफास्फोनेट होती है इसको आपने हमेशा खाली पेट लेना है, इसको आपने हमेशा एम्प्टी स्टोमक लेना है, खाली पेट लेना है। और दूसरा आपने इसके साथ वाटर लेना है। इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह ये होती है कि जो आपका कहने का मतलब है, ये जो हमारे बिसफास्फोनेट होती है क्लियर, ये हमारा ओस्टियोनेक्रोसिस ऑफ जा और पिल ईसोफेजाइटिस करवा देती है। ये लिखा हुआ है, ईसोफेजाइटिस करवाती है और ओस्टियोनेक्रोसिस ऑफ जा करवा देती है। ये दो कॉम्प्लिकेशन होती है। तो इनको आपने खड़े होकर स्टैंडिंग पोजीशन पे लेना है, एम्प्टी स्टोमक के साथ लेना है, प्लेन वाटर के साथ लेना होता है। क्लियर, तो ये इसके आ जाते होते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है ऑस्टियोपोरोसिस, जहाँ पर आपकी ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल ऑस्टियोपोरोसिस है, इसमें इस्तेमाल करनी है। नंबर 2 हाइपर कैल्सीमिया है। ओके, पेजर डिजीज़ ऑफ बोन है। अब पेजर डिजीज़ ऑफ बोन में क्या होता है, वैसे इसको भी डिस्कस करना है। पेजर डिजीज़ ऑफ बोन में क्या होता है, बोन की रीमॉडलिंग नहीं हो पाती, यानी इसके अंदर भी क्या होता है, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है। पेजर डिजीज़ में भी क्या होती है, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है। अभी पेजर डिजीज़ को पढ़ना है, लेकिन इतना बता दूं, पेजर डिजीज़ के अंदर क्या होती है, बोन की रीमॉडलिंग ख़राब हो जाती है, यानी जो ऑस्टियोक्लास्ट होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, बोन्स को डैमेज करते रहते हैं, बोन्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर कोई मेटास्टैटिक बोन डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल मेल्स में प्रोस्टेट का कैंसर और फीमेल में ब्रेस्ट का कैंसर, ये जो कैंसर होते हैं लंबर वर्टिब्रा में मेटास्टेसाइज करते हैं, या पेशेंट को मल्टीपल माइलोमा है, इस केस में आपने इस्तेमाल करनी है। या फिर ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है, बोन्स की फॉर्मेशन सही से नहीं हुई, हाइपर कैल्सीमिया हो रहा है, उस केस में भी आपने बिसफॉस्फोनेट इस्तेमाल करने होते हैं। तो ये सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। जो बिसफॉस्फोनेट होते हैं कुछ ओरल फॉर्म में लेते हो, कुछ आप आईवी फॉर्म में लेते हो। जो ओरल फॉर्म में लेते हो उसमें आपका एलेंड्रोनेट, रिजिड्रोनेट, आइबेंड्रोनेट है, ARI से रट्टा मारना है। जो आईवी होते हैं, आईवी में आपका जोलिड्रोनेट होता है। और इनकी क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, नंबर 1 GIT इंटॉलरेंस होती है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया। इसके अलावा जो जोलिड्रोनेट होती है ये एट्रियल फिब्रिलेशन भी करा देती है, AFib करा देती है पेशेंट को। ठीक हो गया। इसके अलावा ओस्टियोनेक्रोसिस ऑफ जा और एटिपिकल फीमोरल स्ट्रेस फ्रैक्चर ये आपने पढ़ लेने होते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। टेरिपेराटाइट, जो टेरिपेराटाइट होती है वो क्या होती है, ये PTH एनालॉग होती है। ओके, PTH एनालॉग होती है। जो टेरिपेराटाइट होता है ये क्या करता है, जब इसको हम पल्सेटाइल फॉर्म में देते हैं, मतलब दिया हमने फिर रोका, तो ये ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देती है। वंस अगेन ऑस्टियोपोरोसिस में इस्तेमाल होती है। क्लियर, और ये बोन की ग्रोथ करवा देती है। जो बिसफॉस्फोनेट होती है बोन की ग्रोथ नहीं कराती, सिर्फ रिजॉर्प्शन को कम करती है, ये बोन की ग्रोथ को बढ़ा देती है। साइड इफ़ेक्ट क्या होती है, यह हाइपर कैल्सीमिया करा सकती है, जिसकी वजह से टैकीकार्डिया, स्पाज़म वगैरह ये चीज़ें देखने को मिल सकता है। और कौन सी ड्रग हम इस्तेमाल करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस में हम एक और ड्रग इस्तेमाल करते हैं, डिनोसोमाप क्या है, रैंकल रिसेप्टर एंटीबॉडी है। ठीक हो गया। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, रैंकल को उड़ा देती होती है। क्लियर, तो ये भी ऑस्टियोपोरोसिस में हम इस्तेमाल करते होते हैं। तो ये ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके अलावा हम सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर इस्तेमाल करते हैं, रिलैक्सोफिन इस्तेमाल करते हैं। जो रिलैक्सोफिन होती है ये एगोनिस्ट होती है किन 2 जगह पर, ये एगोनिस्ट होती है बोन पर और लीवर पर, और ये एंटागोनिस्ट होती है
कहाँ पर एंटागोनिस्ट होती है, ब्रेस्ट पर और एंडोमेट्रियम पर। दैट मीन्स ये ब्रेस्ट और एंडोमेट्रियम कैंसर को कम करती है, बोन की रिजॉर्प्शन को कम कर देती है, फॉर्मेशन को बढ़ा देती है, लीवर पे ये क्लॉटिंग फैक्टर की प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, ये भी हो गया हमारा। तो ये सारे डिजीज़ वगैरह हमने कवर कर लिया है बोन्स के, नहीं ये भी सिर्फ ऑस्टियोपोरोसिस डिस्कस किया है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा डिज़ीज़ कौन सा है? ओके, नेक्स्ट हमारा डिज़ीज़ बोन्स का। ओके, क्लियर। तो ये बोन्स आ गया, बोन्स के ट्यूमर आ गए हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका ओस्टियोपेट्रोसिस। ओस्टियोपेट्रोसिस, अब ओस्टियोपोरोसिस के अंदर क्या था, बोन की रिजॉर्प्शन ज़्यादा हो रही थी और जो उसमें ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा थी। लेकिन जो ओस्टियोपेट्रोसिस है उसमें क्या होता है, ओस्टियोपेट्रोसिस के अंदर आपको ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी कम हो जाती है। क्लियर, यानी ओस्टियोक्लास्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेल होते हैं। ओके, ओस्टियोक्लास्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे कि जो ओस्टियोक्लास्ट होते हैं ये जो डिफेक्टिव बोन है उसको उड़ा देते हैं। ओके, डिफेक्टिव बोन को उड़ा देते हैं और जिसकी वजह से न्यू बोन्स की फॉर्मेशन होती है। तो जो ओस्टियोक्लास्ट होते हैं नॉर्मली करते क्या होते हैं, ये रिजॉर्प्शन करते होते हैं। ओके, जो आपकी डिफेक्टिव बोन होती है, या कहने का मतलब है जो इमेच्योर या जो यूज़ हो चुकी है उस बोन को उड़ा देते हैं और फिर ये बोन रिप्लेस हो जाती है ओस्टियोब्लास्ट से। तो ये फंक्शन होता है ओस्टियोक्लास्ट का। लेकिन ओस्टियोपेट्रोसिस में क्या होगा, ओस्टियोक्लास्ट डिफेक्टिव हो गए, ओस्टियोक्लास्ट में मसला होगा। जब ओस्टियोक्लास्ट में मसला होगा तो ओस्टियोक्लास्ट बोन की रिजॉर्प्शन नहीं कर पाएंगे। जब ओस्टियोक्लास्ट बोन की रिजॉर्प्शन नहीं कर पाएंगे तो बोन की रिजॉर्प्शन नहीं हो पाएगी तो जो बोन्स होती है वो उसकी रीमॉडलिंग नहीं हो पाएगी, नई बोन नहीं बन पाएगी, जिसकी वजह से जो पुरानी बोन होती है वो थिक होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ओस्टियोब्लास्ट तो काम किए जाएंगे, थिक होगी, हैवी बोन होगी, लेकिन इस हैवी बोन के अंदर स्ट्रेंथ नहीं होगी। जब इस हैवी बोन के अंदर स्ट्रेंथ नहीं होगी तो इस हैवी बोन का क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। क्लियर, तो इसमें जो बोन होती है वो थिकंड होती है, डेंस होती है, लेकिन उसमें फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब ओस्टियोक्लास्ट क्यों नहीं काम कर पा रहे, अब ओस्टियोक्लास्ट इसलिए काम नहीं कर पा रहे क्योंकि याद करना, बोन की जो फॉर्मेशन है, बोन की जो फॉर्मेशन होती है वो ओस्टियोब्लास्ट करते हैं। बोन की फॉर्मेशन ओस्टियोब्लास्ट कंट्रोल करते हैं और ओस्टियोब्लास्ट को अल्कलाइन इन्वायरमेंट चाहिए होता है और ये अल्कलाइन इन्वायरमेंट अल्कलाइन फॉस्फेटेज से आता है। अगर बोन की रिजॉर्प्शन करानी है तो हमारे सेल कौन से होते हैं, हमारे सेल ओस्टियोक्लास्ट होते हैं। जो ओस्टियोक्लास्ट होते हैं इनको काम करने के लिए एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है क्योंकि इन्होंने रिजॉर्प्शन लाइसोसोमल एसिड हाइड्रोलाइसिस से करानी है। जो एसिडिक होती है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम से होती है। जो एसिडिक इन्वायरमेंट कार्बोनिक एनहाइड्रेस से होता है। क्लियर, लेकिन जब कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम नहीं होगा, एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं होगा, लाइसोसोमल एसिड हाइड्रोलाइज एक्टिवेट नहीं होगी, बोन की रिजॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। तो होगा क्या, जो आपकी कॉर्टिकल बोन होती है वो पूरी मैरो स्पेसिस को फिल करना शुरू कर देती है। ओके, यानी बोन्स के ना कहने का मतलब है, ये अगर पूरी बोन है तो ये बोन्स में जो सेंटर वाला पार्ट है ये मैरो होता है, मैरो। ठीक हो गया। ओके, जब आपकी कॉर्टिकल बोन ग्रो किए जा रही है तो मैरो को रिप्लेस करना शुरू करती है और बोन मैरो में हेमाटोपोइसिस होती है। इन शॉर्ट क्या होगा, बोन मैरो सेल्स की प्रोडक्शन को कम करती है, आपको पैनसाइटोपिनिया मिलता है। पैनसाइटोपिनिया का मतलब है एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकोपिनिया। जब बोन्स सेल्स को नहीं बना रही तो एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस होती है। कहाँ पर, लीवर में और स्प्लीन के अंदर, लीवर में, स्प्लीन में और लिम्फ नोड में। तो उनके साइज़ बढ़ जाते हैं, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली होती है, लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलती है। ठीक हो गया, यानी जो मैरो है वो कॉर्टिकल टिश्यू से रिप्लेस होना शुरू हो गया है, बोन से रिप्लेस होना शुरू हो रही है। अब चूंकि बोन बनी जा रही है वो हमारे स्कल में से जो फोरामिना होते हैं, स्कल में बहुत सारे फोरामिना होते हैं, वहाँ पे क्रेनियल नर्व पास करती है, क्रेनियल नर्व को इम्पिंच करती है, यानी जो एबनॉर्मल बोन होती है क्रेनियल नर्व को कंप्रेस करती है, जिसकी वजह से विजन नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि आपकी जो सेकंड नर्व है, ऑप्टिक नर्व, वो डैमेज हो गया है या हीयरिंग नहीं हो पाएगी। इसकी वजह क्या है, जो आपकी एट्थ नर्व है वेस्टिबुलोकोक्लियर वो डैमेज हो गया है। जब आप इसके अलावा और क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोसेफलस देखने को मिलेगा। हाइड्रोसेफलस क्यों होगा, हाइड्रोसेफलस इस वजह से होगा कि जो एबनॉर्मल थिक एंड बोन थी उसने फोरामिन मैग्नम को नैरो कर दिया है। अगर फोरामिन मैग्नम नैरो हो जाएगा तो उसकी वजह से हाइड्रोसेफलस आपको देखने को मिलेगा।
और दूसरा कार्बोनिक एनहाइड्रेस की डेफिशिएंसी है। बोन में डेफिशिएंसी हो तो ऑस्टियोपेट्रोसिस होगा। अगर ये किडनी में डेफिशिएंट हो तो उसकी वजह से क्या होगा, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, ओके, टाइप 2, जिसको प्रोक्सिमल वाला भी कहते होते हैं। क्लियर। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट अच्छा, इसमें एक्सरे करा लोगे, क्या मिलेगा आपको, आपको सेक्लोरिसिस देखने को मिलती है। सेक्लोरिसिस क्या होती है, रिएक्टिव एबनॉर्मल बोन फॉर्मेशन, रिएक्टिव एबनॉर्मल बोन फॉर्मेशन इसको हम बोलते हैं। ओके, तो इसको आप बोन इन बोन अपीयरेंस भी कहते हैं या स्टोन बोन भी कहते हैं। यानी अगर आप एक्सरे करा लोगे आपको इतना ज़्यादा वाइट हैजीनेस आपको देखने को मिलती है, यानी हड्डी के अंदर एक नई हड्डी बन गई है। दिस इज़ कॉल्ड बोन इन बोन अपीयरेंस या स्टोन बोन होती है। ट्रीटमेंट क्या है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करो क्योंकि बोन मैरो फारिग हो गई है। इसके अलावा आप क्या करो, क्योंकि जो ओस्टियोक्लास्ट है वो मोनोसाइट से आने होते हैं, बोन मैरो नहीं लगाओगे तो क्या होगा, नई मोनोसाइट्स का क्या बनाएंगे, ओस्टियोक्लास्ट बनाना शुरू कर देंगे। दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओके ओस्टियोपेट्रोसिस। इसके बाद है हमारा ओस्टियोमलेशिया और रिकेट्स। अब ये जो ओस्टियोमलेशिया और रिकेट्स होता है ये बोन की मिनरलाइजेशन का डिजीज़ है। ओके, बोन की मिनरलाइजेशन का डिजीज़ है। अब ओस्टियोमलेशिया और रिकेट्स, इसमें क्या होगा, ओस्टियाइड की मिनरलाइजेशन नहीं हो पाएगी। मिनरलाइजेशन क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि कैल्शियम या फॉस्फेट की कमी होती है। ओके, अगर ये अडल्ट के अंदर हो, अडल्ट में तो ओस्टियाइड ऑलरेडी बन चुका होता है तो उसको बोलते हैं ओस्टियोमलेशिया, और अगर बच्चों के अंदर हो तो उसको बोलते हैं रिकेट्स, क्योंकि बच्चों में कार्टिलेजिनस ग्रोथ प्लेट होती है, उसकी ओसिफिकेशन से बोन बननी है। तो बच्चों में हो तो उसको रिकेट्स, अडल्ट में हो तो उसको हम बोलते हैं ओस्टियोमलेशिया। और दोनों डिजीज़ आपके बोन की मिनरलाइजेशन के डिजीज़ होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। तो ये बेसिक चीज़ आ जाती है। तो रिकेट्स कब कहोगे, बच्चों में अगर एपिफिजियल प्लेट की क्लोजर नहीं हो पाई, और ओस्टियोमलेशिया आपको अडल्ट में देखने को मिलता है। ओके, लेट मी कंपेयर दिस। तो ये आपका रिकेट्स आ जाएगा और दूसरी तरफ आपका ओस्टियोमलेशिया आ जाएगा। ओके, ठीक हो गया। अब जो रिकेट्स होता है और ओस्टियोमलेशिया, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, दोनों में बोन की मिनरलाइजेशन नहीं हो पा रही, मिनरलाइजेशन नहीं हो पा रही। किसकी मिनरलाइजेशन नहीं हो पा रही, ओस्टियाइड की मिनरलाइजेशन नहीं हो पा रही। क्लियर, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अब रिकेट्स किस में होता है, रिकेट्स आपको बच्चों में देखने को मिलता है, ओस्टियोमलेशिया अडल्ट में देखने को मिलता है। रिकेट्स कब होता है, प्रायर टू एपिफिजियल क्लोजर, अगर एपिफाइसिस की क्लोजर से पहले बंद हो जाए, यानी एपिफाइसिस क्लोजर से पहले न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाए। और ओस्टियोमलेशिया ये आपको कहने का मतलब है अडल्ट में देखने को मिलता है, आफ्टर एपिफाइसिस क्लोजर, जब ग्रोथ रुक चुकी है। अब बच्चों में रिकेट्स कैसे प्रेजेंट करता होता है, अब जो कार्टिलेजिनस प्लेट है वो काफ़ी सॉफ्ट आपको देखने को मिलती है। तो आपको नंबर 1 चीज़ क्या मिलती है, जो स्कल की बोन्स है वो सॉफ्ट हो जाती है, जिनको आप पिंग पोंग की तरह मोड़ सकते हो। दिस इज़ कॉल्ड क्रेनियो टेप्स। नंबर 2, जो रिस्ट जॉइंट है उस पर आपको 4 चीज़ें देखने को मिलती है। रिस्ट की आपको वाइडनिंग देखने को मिलती है, कपिंग देखने को मिलता है, फ्रेइंग देखने को मिलता है और फ्लेयरिंग देखने को मिलता है। कपिंग, फ्रेइंग, फ्लेयरिंग ये आपको एक्सरे में देखने को मिलता होता है, ये आपको एक्सरे में देखने को मिलता है। अभी होता है क्या, कपिंग, फ्रेइंग, फ्लेयरिंग, कपिंग में कॉन्केविटी आ जाती है, फ्रेइंग में आपको रैग्ड अपीयरेंस देखने को मिलती है। ओके, इसके अलावा रिकेट्स में आपको पिजन चेस्ट डिफॉर्मिटी आ जाती है। और क्या चीज़ देखने को मिलती है, लंबर लॉर्डोसिस देखने को मिलती है, हैरिसन सल्कस आपको देखने को मिलता है, और रैकेटिक रोजरी होती है कि जो कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन है वो प्रोमिनेंट हो जाता है। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है कि बोन की मिनरलाइजेशन नहीं हो पा रही और जो कार्टिलेज प्लेट है वो ज़्यादा ग्रो कर गई है, तो उसकी वजह से ये चीज़ें देखने को मिलती है। ओस्टियोमलेशिया कैसे प्रेजेंट करता है, अडल्ट में प्रेजेंट करता है तो बोन में पेन्स आपको देखने को मिलेगा, बोन में पेन होगा, मसल्स में पेन होगा। ओके, मसल फटीग हो जाते हैं। और इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलता होता है, आपको फ्रैक्चर्स देखने को मिलता है, आपका जो गेट है, चलने फिरने का स्टाइल है वो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, वैडलिंग गेट हो जाएगा। क्लियर, तो ये चीज़ें देखने को मिलती है ओस्टियोमलेशिया के अंदर। अब कहने का मतलब है ये क्यों होता है, विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से ज़्यादातर देखने को मिलता होता है। लेकिन एक ख़ास तरह की रिकेट्स होती है जो हाइपोफॉस्फेटीमिया की वजह से होती है, जिसको बोलते हैं विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स। और हाइपोफॉस्फेटीमिया किस में होता है, फैनकोनी सिंड्रोम में होता है। तो एक तो काज है विटामिन डी डेफिशिएंसी। इसके अलावा अगर फैनकोनी सिंड्रोम हो, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल फॉस्फेट को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से फॉस्फेट का लेवल कम हो जाएगा।
जितना मर्जी विटामिन डी हो जाए, लेकिन ये रिकेट्स विटामिन डी से ठीक नहीं होने वाली, तो उसको विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स कहते हैं। एक्सरे करा लोगे ओस्टियोपिनिया मिलेगा, यानी बोन्स आपको हल्की हल्की मिलेगी। ओके, बोन में मिनरल कम है और सूडो फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। और रिकेट्स में एपिफिजियल वाइडनिंग, कपिंग, फ्रेइंग देखने को मिलता है। टांगे टेढ़ी हो जाती है, जिसको जीनो वैरम या जीनो वैल्गम ये आपको देखने को मिल सकता है। ओके, ठीक हो गया। जो जीनो वैल्गम है इसको हम क्या बोलते हैं, जीनो वैल्गम को हम क्या बोलते हैं, जीनो वैल्गम को हम बोलते हैं ओके नॉक नी, ओके नॉक नी। और जीनो वैरम को क्या बोलते हैं, बो लेग्स बोलते हैं। इसके अलावा बीड लाइक कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड रेक्ट्रिक रोजरी क्रेनियोटेप्स हैरिसन सल्कस देखने को मिलता है। अगर विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम और फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन कम होगी। जब कैल्शियम कम होगा पीटीएच प्रोड्यूस होगा, वो फॉस्फेट को भी कम कर देगा। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है रिकेट्स के अंदर। और चूंकि पीटीएच स्टिमुलेट हो रहा है, पीटीएच क्या करेगा, पीटीएच ओस्टियोब्लास्ट को एक्टिवेट करेगा, तो ईएलपी का लेवल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर। इसके बाद है ओस्टाइटिस डिफॉर्मेंस। जो ओस्टाइटिस डिफॉर्मेंस होता है इसको हम पेजेट डिजीज़ भी कहते हैं, पेजेट डिजीज़ ऑफ बोन भी कहते हैं। अब इसमें मसला कहाँ पे देखने को मिलता है, पेजेट डिजीज़ ऑफ बोन में। पेजेट डिजीज़ ऑफ बोन में क्या मसला होता है, पेजेट डिजीज़ ऑफ बोन में बोन की रीमॉडलिंग ख़राब होती है, बोन की रीमॉडलिंग ख़राब होती है, बोन की रीमॉडलिंग नहीं हो पाती। यानी जो आपका ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट है उसके दरमियान इम्बैलेंस देखने को मिलता है। अब इसकी एटियोलॉजी यूजुअली वायरल एटियोलॉजी होती है, लेकिन अननोन एटियोलॉजी होती है, हमें अब तक पता नहीं लगा, लेकिन ये वायरसेस की वजह से आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर, ठीक हो गया। अब इसमें क्या होगा, ओके, ओस्टाइटिस डिफॉर्मेंस में सपोज़ कोई वायरस आया, वायरस ने क्या किया, इम्बैलेंस कर दिया किसके दरमियान में, ओस्टियोब्लास्ट में और ओस्टियोक्लास्ट में। जब ओस्टियोक्लास्ट में और ओस्टियोब्लास्ट में इम्बैलेंस होगा तो आपको 3 स्टेजेस देखने को मिलेगी। इनिशियली आपका ओस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट हो जाएंगे, जो ओस्टियोक्लास्ट ज़्यादा हो गए वो क्या कराएंगे, बोन की रिजॉर्प्शन करा देंगे। जब बोन की रिजॉर्प्शन होगी उसको रिप्लेस करने के लिए फिर बाद में कौन आ जाएंगे, नई बोन बनाने के लिए ओस्टियोब्लास्ट आएंगे। लेकिन जो नई बोन होती है ना वो थिक सेक्लोरेटिक होती है, थिक सेक्लोरेटिक होती है, थिक सेक्लोरेटिक होती है, मतलब उसमें स्ट्रेंथ नहीं होती। जब उसमें स्ट्रेंथ नहीं होती तो ऐसी बोन फ्रैक्चर हो जाती है, ऐसी बोन फ्रैक्चर हो जाती है। तो ये बेसिक पैथोफिजियोलॉजी बताया हुआ है। और आपको मोज़ेक पैटर्न देखने को मिलता है लैमेलर बोन का। मोज़ेक पैटर्न का मतलब है इस तरह का पैटर्न, ओके, मोज़ेक एक स्पेसिफिक पैटर्न देखने को मिलता है, लेकिन ये जो पैटर्न होता है इतना ज़्यादा वो नहीं होता, ताकतवर नहीं देखने को मिलता होता। ठीक हो गया, क्लियर। तो इसमें होगा क्या, पहले बोन ज़्यादा टूटेगी, उसको कंपनसेट करने के लिए ओस्टियोब्लास्ट हो गए। लेकिन जो ओस्टियोब्लास्ट होते हैं वंस अगेन जो जिस तरह आपका कहने का मतलब है ओस्टियोपेट्रोसिस वाला था, उसमें भी थिक सेक्लोरेटिक बोन बनती है, इसमें भी थिक सेक्लोरेटिक बोन बनती है और वो बोन किसी काम की नहीं होती। क्लियर। तो ये सारे आपकी चीज़ें आ जाती होती है। तो इसको पेजेट डिजीज़ ऑफ बोन कहते हैं। बोन रीमॉडलिंग का डिजीज़ होता है, पहले ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ेगी, फिर ओस्टियोब्लास्ट बनेंगे, ओस्टियोब्लास्ट पुअर क्वालिटी बोन बनाएंगे। लेकिन कैल्शियम फॉस्फेट पीटीएच के लेवल नॉर्मल है। ये मसला आपके ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोक्लास्ट के अंदर ही है। जब ओस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट हो रहे हैं तो ईएलपी का लेवल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसमें आपको मोज़ेक पैटर्न मिलेगा, वोवन और लैमेलर बोन। मोज़ेक पैटर्न का क्या मतलब होता है कि जो ओस्टियोसाइट होती है वो लैक्यूनी के अंदर पड़े होते हैं, लेकिन कैयोटिक अरेंजमेंट होती है। कैयोटिक का मतलब है कुछ भी नहीं पता कि कौन से कहाँ पे पड़े हुए हैं। ओके, क्लियर। तो ये कैयोटिक अरेंजमेंट देखने को मिलती है। अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती होती है, क्लियर। इसमें पेशेंट को क्या देखने को मिलता होता है, नंबर 1 पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट को बोन पेन होगा, पेशेंट को बोन पेन होगा। बोन पेन क्यों होगा, क्योंकि हड्डी में स्ट्रेंथ नहीं है, छोटे छोटे फ्रैक्चर हो गए, दिस इज़ कॉल्ड माइक्रो फ्रैक्चर। नंबर 2 हेड का साइज़ बढ़ जाएगा, जो हेड होती है उसका साइज़ बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि स्कल बोन की ग्रोथ बढ़ गई है तो हेड का साइज़ बढ़ जाएगा। मोस्ट कॉमन तो बोन का पेन होता है, लेकिन हेड साइज़ बढ़ जाएगा, हेड का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। नंबर 3 आपको हेयरिंग लॉस देखने को मिलेगा। वंस अगेन हेयरिंग लॉस क्यों होगा, क्योंकि जो बोन्स होती है वो किसको इम्पिंच करेगी, बोन्स इम्पिंच करेगी, कंप्रेस करेगी क्रेनियल नर्व 8 को। क्लियर। इसके अलावा आपको लाइन लाइक फेस देखने को मिलेगा, शेर की तरह फेस देखने को मिलेगा। ओके, ये क्यों होगा, क्योंकि क्रेनियो फेशियल बोन जो स्कल की बोन्स है वो इन्वॉल्व हो गई है। ओके, क्रेनियो फेशियल बोन्स इनकी इन्वॉल्वमेंट हो गई है। रट्टा मार लेना, जो लाइन लाइक फेस है ये आपको 2 डिजीज़ में देखने को मिलता है, एक आपका लेप्रोसी है और दूसरा आपका पेजेट डिजीज़ है। ओके, लेप्रोसी है और पेजेट डिजीज़ है।
इसके अलावा आपको अल्किलाइन फॉस्फेटेस का लेवल भी ज़्यादा देखने को मिलता होता है। ठीक हो गया, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो लॉन्ग बोन्स में चाक स्टिक फ्रैक्चर होगा, क्लियर। और यहाँ पर आपको ना बोन्स के अंदर क्या देखने को मिलेंगे, आर्टरी और वीनस फिस्टुला देखने को मिलेंगे। ओके, आर्टरी और वीनस फिस्टुला से क्या होगा, जो आर्टरी वीनस फिस्टुला है, आर्टरी अपना सीधा ब्लड वेन को दे देगी, वीनस को दे देगी, कैपिलरी को नहीं देगी। जब कैपिलरी को नहीं देगी, सारा ब्लड वेन्स में चला जाएगा, वेन से होता हुआ हार्ट में जाएगा, प्री लोड बढ़ेगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ेगी और फाइनली हार्ट फेल होना शुरू हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड हाई आउटपुट हार्ट फेलियर। और जो आपका पेजर डिजीज़ है वो ओस्टियोसार्कोमा कराती है। ओस्टियोसार्कोमा आपको पेजर डिजीज़ से देखने को मिलता है। रेटिनोब्लास्टोमा जीन की म्यूटेशन की वजह से होता है, P53 की वजह से होता है, इनकी वजह से देखने को मिलता होता है, क्लियर। तो इसमें आपका हेड का साइज़ बढ़ जाएगा क्योंकि स्कल की थिकनिंग हो रही है, हेयरिंग लॉस होता है स्कल की डिफॉर्मिटी की वजह से। 3 स्टेजेस होती है, इनिशियली ओस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होती है, लाइसिस होती है, फिर आपके ओस्टियोक्लास्ट दोनों आ जाती है, इंटरमीडिएट है, फिर आपके ओस्टियोब्लास्ट होते हैं जो बिल्कुल फारिक हड्डी बनाते हैं और सेक्लोरेटिक बोन बनाते हैं, फिर ये क्विसेंट फेस में एंटर हो जाते हैं, मतलब इनएक्टिव हो जाते हैं। और कॉम्प्लिकेशन क्या है, ओस्टियोसार्कोमा बताया मैंने, और हाई आउटपुट हार्ट फेलियर है। ट्रीटमेंट क्या है, बिसफॉस्फोनेट है, बोन की रिजॉर्प्शन को रोकना। इसके बाद ए वास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ बोन है। ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ था कि ए वास्कुलर नेक्रोसिस आपको 2 जगह पे देखने को मिलती है, स्केफाइट में, और दूसरा आपको देखने को मिलती है फीमोरल नेक में। यानी अगर फीमोरल नेक का फ्रैक्चर हो, हेड का ए वास्कुलर नेक्रोसिस होता है क्योंकि हेड की ब्लड सप्लाई नेक के पास से होते हुए आती है। और स्केफाइट में अगर प्रोक्सिमल पार्ट फ्रैक्चर हो जाए, डिस्टल पार्ट की आपको क्लियन देखने को मिलती है। लाइक अगर आप इस एरिया में देखो, जो मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी होती है वो हेड को सप्लाई करने के लिए जा रही है। लेकिन अगर नेक का फ्रैक्चर हो जाए, और फीमोरल नेक का फ्रैक्चर कब होता है, ओस्टियोपोरोटिक लेडी में, तो नेक के फ्रैक्चर होने की वजह से हेड की नेक्रोसिस होती है। तो ए वास्कुलर नेक्रोसिस क्या होता है, बोन का और मैरो का इन्फेक्शन होता है, पेनफुल होता है, फीमोरल हेड पे ज़्यादा कॉमन है। वाटर शेड एरिया है। वाटर शेड एरिया का मतलब है कि ये वो एरिया है जो 2 डिफरेंट आर्टरी से ब्लड सप्लाई लेता है लेकिन रिलेटिवली कॉम्प्रोमाइज़ होती है। ओके, तो ए वास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड कब होता है, जब आपका मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी डैमेज हो गया है। बाकी इसका जो मिमोनिक्स है, इसके काजेस का, वो मिमोनिक है कास्ट बैंड लेग्स, यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की वजह से, अल्कोहलिज्म की वजह से, सिकल सेल एनीमिया की वजह से होता है, ट्रॉमा की वजह से होता है, SLE की वजह से होता है, बेंड्स की वजह से होता है। बेंड्स क्या होते हैं, डीकम्प्रेशन सिकनेस होता है कि अगर कोई डीप सी डाइवर है, जब वो नीचे जाता है तो नाइट्रोजन आपके टिश्यू में चली जाती है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो सारी नाइट्रोजन ब्लड में आ जाती है। दिस इज़ कॉल्ड केसन डिजीज़। या लेग काफ परथीस डिजीज़ है जो इडियोपैथिक होती है। गाउचर डिजीज़ है जो कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ होती है। बीटा ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेस, इसका डिफेक्ट आपको देखने को मिलता है। या स्लिप्ड कैपिटल फीमोरल एपिफाइसिस है, ये आपको ओबीस एडोलिसेंट मेल्स में देखने को मिलती है। ओके, क्लियर। तो ये बेसिक आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। लेट्स रिवाइज लैब वैल्यूज़, जल्दी इसको फिनिश करते हैं। ओके, ऑस्टियोपोरोसिस क्या था, बोन की मिनरलाइजेशन नहीं हो पा रही थी, सॉरी मिस्टेक होगी। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर बोन का मास कम हो जाता है, ओके, ठीक हो गया, बोन का मास कम हो जाता है, बोन की रिजॉर्प्शन बढ़ जाती होती है। ओके, क्लियर। ओवरऑल आपका सब चीज़ें नॉर्मल होती है। इसके बाद ऑस्टियोपेट्रोसिस है। ऑस्टियोपेट्रोसिस में क्या होता है, ऑस्टियोक्लास्ट का लेवल कम होता है जिसकी वजह से कैल्शियम का लेवल कम होता है, बोन्स आपकी डेंस ब्रिटल होती है। ओके, ठीक हो गया। और सीवियर मैलिग्नेंट डिजीज़ में कैल्शियम बहुत कम होता है। पेजर डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न, इसमें ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है। ओके, लेकिन रट्टा मार लेना, कैल्शियम फॉस्फेट और PTH पे कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों, क्योंकि ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ी है, उसके बाद ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है जिसकी वजह से अल्कलाइन फॉस्फेटेस का लेवल ज़्यादा होता है। आपको मोज़ेक पैटर्न मिलता है लेमुलर बोन का। इसके बाद ओस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका जो कि प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में होता है। जब PTH का लेवल बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, कैल्शियम को बढ़ाएगा, फॉस्फेट को कम करेगा, अल्कलाइन फॉस्फेटेस को बढ़ा देगा। अब ओस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, इसको ब्राउन ट्यूमर भी कहते हैं। ब्राउन ट्यूमर का मतलब है कि यहाँ पर जो बोन्स होती है उसको रिप्लेस कर लेगा फाइब्रोटिक टिश्यू, सेपेरियोस्टियल थिनिंग होती है और ब्राउन सिस्टिक स्पेसिस क्रिएट हो जाती है। अब हाइपर पैराथायरॉइडिज्म का मोस्ट कॉमन काज एडिनोमा होता है, हाइपरप्लेजिया होता है और कैंसर होता है। सेकेंडरी वाला CKD की वजह से होता है। CKD में विटामिन D कम होता है जिसकी वजह से PTH का लेवल बढ़ जाता होता है। ओके, विटामिन D कम होने की वजह से कैल्शियम का लेवल कम होता है, तो कैल्शियम
कैल्शियम कम होगा, फॉस्फेट बढ़ जाएगा क्योंकि किडनी एक्सक्रीट नहीं कर पा रही, ALP और PTH का लेवल बढ़ा होगा। ठीक हो गया, तो ये सारा आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ऑस्टियोमलेशिया में बोन की मिनरलाइजेशन नहीं हो पा रही, कैल्शियम कम, फॉस्फेट कम, विटामिन डी कम, PTH ज़्यादा होगा, एल्किलान फॉस्फेटेज का लेवल ज़्यादा होगा, बोन सॉफ्ट होती है। विटामिन डी की जब डेफिशिएंसी होती है ना, तो उसकी वजह से सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म है। ओके, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी CKD में देखने को मिल सकती है। या विटामिन डी ज़्यादा ले लिया है, विटामिन डी ज़्यादा ले लिया है, तो उसकी वजह से कैल्शियम ज़्यादा, फॉस्फेट ज़्यादा, PTH कम हो जाएगा क्योंकि कैल्शियम ने सारा इनहिबिट कर दिया है। क्लियर। और विटामिन डी कब ज़्यादा होता है? जब पेशेंट को सार्कोइडोसिस होता है। सार्कोइडोसिस में ग्रैनुलोमा होता है और ग्रैनुलोमा के अंदर जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेस की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, और 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेस विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म को बनाता है जिसको कैल्सिट्रायोल कहते हैं। तो ये बेसिक मैकेनिज़्म हो गया बोन्स की डिजीज़ का।